Hello everyone. I welcome to all of you in Net JRF Express classes. My name is Dr. Abid and today we have a very special discussion. Today we are going to discuss one of the most important and one of the most complicated topics of UGC Net JRF exams. Yes, आज हम शुरुआत करेंगे PYQ यानी कि UGC के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, उन पेपर्स को कैसे समझें। ये बहुत बड़ा टास्क होता है हर स्टूडेंट का जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं कि यार जो PYQs हुए हैं उनको कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए ताकि बेहतर तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो फैक्ट्स हैं उनमें याद हो जाए। ये जो सीरीज है नेट जेआरएफ एक्सप्रेस बाय डॉक्टर आबिद सर के द्वारा जो शुरू हो रही है, जहां हम 2012 से लेके 2025 जून 2025 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन सभी एग्जाम्स को ठीक है हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और देखेंगे। और स्पेशली एक बात और मैं ये ऐड कर दूं कि ये जितने भी PYQs यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं हम जो सॉल्व करेंगे वो बेसिकली दोनों मीडियम्स में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे और कुछ बायलिंगुअल्स भी होने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे 2012 पेपर सेकंड। देखिए अब तो दो ही पेपर होते हैं, लेकिन एक टाइम था जब कुल मिला के 3 पेपर्स होते थे। एक तो फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर होता है और ज्योग्राफी में भी 2 पेपर होते थे, एक 50 क्वेश्चंस का और एक 75 क्वेश्चंस का। तो पेपर थर्ड जो था वो 75 क्वेश्चंस का था और सेकंड पेपर जो है वो है क्वेश्चन 50 का। सो ये जो क्लास है, इस क्लास के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ठीक है एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर हम कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके पास जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को कैसे समझें और कैसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें और कैसे करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। तो इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो यही है कि आपके जो एक क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप करना और आपका जो हौसला है उसको हौसला अफजाई को और इम्प्रूव करना, और साथ में जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है और फैक्चुअल एक्यूरेसी है उसको बनाए रखना। सो बने रहिए क्लास के साथ, बने रहिए नेट जेआरएफ एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि ये क्लासेस आपको बहुत कुछ देने वाली हैं। वो बच्चे लाखों की तादाद में आज बच्चे UGC नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और होता ना कि वैल्यूएबल एक्सेस रिसोर्सेज जो है वो उनका मतलब वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके पास, वो एक्सेस नहीं हो पाता है, नहीं पहुंच पाता है। तो ये हमारी मुहिम है कि एक सीक्वेंस वाइज, एक सीरीज वाइज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके यूट्यूब पे डालना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका एडवांटेजेस ले सकें और ठीक है जेआरएफ क्रैक कर सके, नेट क्रैक कर सके, क्योंकि हायर एजुकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो करियर बनाना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 2012 ये हमारा सब्जेक्ट का कोड है, ज्योग्राफी का कोड है D80 ठीक है, और ये पेपर है 2012 का और ज्योग्राफी पेपर सेकंड को आज हम समझने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी ठीक है अपनी यात्रा को, अपने सफर को। यस, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है यानी कि जो उसकी कीमत है वो 2 नंबर है और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखना ठीक है। पहली बाइलिंगुअल में डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम दूसरी क्लास जो बनाएंगे वो प्योर हिंदी में बनाएंगे ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होने वाला है कि हर क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा आपको और ठीक है हिंदी में भी, प्योर हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट, लैंडस्लाइड ठीक है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आ रहा है लैंडस्लाइड से। लैंडस्लाइड इन्वॉल्व, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन है लैंडस्लाइड। देखो लैंडस्लाइड एक टॉपिक है जो मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है और बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी डिस्कस किया जाता है। और ओवरऑल अगर इस टॉपिक को आप समझना चाहेंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, आपने एक नाम सुना होगा डेनुडेशन, नाम सुना होगा डेनुडेशन। डेनुडेशन डेनुडेशन इस काइंड ऑफ प्रोसेस जहां पर एक सॉइल होती है वो स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, यानी कि कुल मिला के आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस तरह समझिए कि डेनुडेशंस कंसिस्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग हैव अ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फर्स्ट इज इरोजन, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड इज डेपोजिशंस। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डेपोजिशंस और वेदरिंग, वेदरिंग का ठीक है और ब्रॉड टर्म है डेनुडेशन। इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मास वेस्टिंग ठीक है। जब आप मास वेस्टिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मास वेस्टिंग की बात करेंगे, तो यहां पर आपको 2 चीजें याद रखनी है। मास वेस्टिंग हमेशा 2 तरह का होता है, एक तो होता है स्लो और एक होता है रैपिड। क्या होता है, रैपिड। स्लो जो होता है जनरली इसको क्रीपिंग कहते हैं। जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं मानसून के समय में, आपने देखा होगा कि जमीन
जिसके अंदर जो जमीन सैचुरेटेड है, बहुत ज्यादा पानी है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, रेंगती हुई बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग एंड इट्स अ पार्ट ऑफ स्लो मास मूवमेंट। ठीक है। सेकंड इज रैपिड। रैपिड में आपने बहुत सारी चीजों के नाम सुने होंगे, उसमें रॉक फॉल, ठीक है, डेब्रिस, अवलांचे और लैंडस्लाइड्स। तो ये जो आप टर्म देख रहे हैं लैंडस्लाइड, ठीक है, लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड्स अ पार्ट ऑफ द मास वेस्टिंग, और मास वेस्टिंग के अंदर पार्ट है रैपिड का। किसका पार्ट है? रैपिड। तो रैपिड के अंदर हमने देखा लैंडस्लाइड भी हमारे पास मौजूद है, मड फ्लो मौजूद है, अर्थ फ्लो मौजूद है, डेब्रिस है, रॉक फॉल है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अब क्वेश्चंस का थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस अपने आप में क्या कह रहा है। ध्यान से देखना। डाउन स्लोप मूवमेंट, वेरी गुड, ये तो है, फैक्ट है। लैंडस्लाइड कहां पर होगा? डेफिनेटली डाउन स्लोप में होगा। अगर मान लीजिए ये कोई आपका हिल एरिया है तो डेफिनेटली वो कहां होगा? डाउन स्लोप में ही होगा। डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल रॉक ब्लॉक विच इज यूजुअली नॉट परसेप्टिबल। देखो परसेप्टिबल का मीनिंग होता है देखना, जो साफ साफ दिख जाए, दैट इज कॉल्ड परसेप्टिबल। अब ये क्या कह रहा है कि डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल रॉक ब्लॉक विच इज यूजुअली नॉट परसेप्टिबल। नो 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 नो, ये परसेप्टिबल होता है भाई। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम डाउन स्लोप मूवमेंट को देखते हैं, मान लीजिए यार पहाड़ों पे हो, पहाड़ों पे अगर कोई भी लैंड रॉक फॉल हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, या मड फ्लो नीचे से ऊपर आ रहा है, या लैंडस्लाइड धीरे धीरे आप देखेंगे तो उसको वो साफ साफ आपको दिखता है, और यहां पर कहा गया कि नॉट परसेप्टिबल, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाता है। रैपिड परसेप्टिबल मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली ड्राई मास ऑफ अर्थ डेब्रिस और बेडरॉक। देखो कितना बेहतरीन इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, रैपिड परसेप्टिबल मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली ड्राई मास ऑफ अर्थ। देखो जब ड्राई मास की बात होगी ना दोस्तों, जैसे मान लो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया तो चट्टान टूट गई, वो सैचुरेटेड तो है नहीं, तो खटाक से वो रॉक फॉल, अर्थ फॉल के नाम से जाना जाएगा। तो ड्राई मास क्या है? ड्राई मास इज ए टाइप ऑफ, ठीक है, लैंडस्लाइड। जैसे कि मड फ्लो होता है ना, ऐसे ही अर्थ फॉल होता है, रॉक फॉल होता है, ऊपर से चट्टानी टुकड़े जब गिरते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि रैपिड परसेप्टिबल मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली ड्राई मास ऑफ अर्थ डेब्रिस और बेडरॉक। ठीक है, ये लैंडस्लाइड का नहीं है स्टेटमेंट, ये इसका टाइप है। क्या है? ये इसका टाइप है। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाता है। अभी तीसरे पे आ जाते हैं, स्लो टू वेरी रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड रॉक ऑफ डेब्रिस। हाँ, ये थोड़ा लग रहा है कि मुझे कि इसमें दो टर्म्स बहुत अच्छे दिए गए हैं, एक तो स्लो, दूसरा है वेरी रैपिड। क्योंकि कभी कभी लैंडस्लाइड बहुत स्लो भी होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्लो क्रीपिंग, ठीक है, और रैपिड मैंने बताया था लैंडस्लाइड, मड फ्लो, अर्थ फ्लो। तो बात तो सही है कि भाई स्लो भी हो रहा है और वेरी रैपिड मूवमेंट भी हो रहा है। और यहां पर देखिए कि वाटर सैचुरेटेड रॉक डेब्रिस, यस, that is the perfect condition which we have to understand that what is landslide. लैंडस्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये होता है कि वाटर सैचुरेटेड रॉक्स होना चाहिए। अगर वाटर सैचुरेटेड रॉक्स है तो डेफिनेटली ऊपर के टर्म्स भी साफ साफ दिए गए। तो अभी मेरे हिसाब से सी मुझे बिल्कुल ठीक ठीक लग रहा है, तो मैं इसे भी होल्ड करके रख लेता हूं। ठीक है, ऑप्शन डी भी हमें पढ़ना है। रुक, स्लो फ्लोइंग डाउन स्लोप मास ऑफ रॉक डेब्रिस सैचुरेटेड विद वाटर। स्लो, अब ध्यान से देखिए यहां पर इसने क्या किया है, स्लो फ्लोइंग डाउन स्लोप मासेस ऑफ रॉक डेब्रिस। बाकी सारा चीज ठीक है, लेकिन ये किस पर फोकस दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्लो फ्लोइंग डाउन स्लोप, जबकि हमने देखा है कि ये स्लो भी होता है और रैपिड भी होता है। तो इस हिसाब से डी भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, और हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट, सी है, क्योंकि स्लो टू वेरी रैपिड मूवमेंट है। याद रखना कि ये जो स्टेटमेंट है, स्लो टू वेरी रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड रॉक डेब्रिस, इट इज हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको कैसे आप समझेंगे? मान लीजिए हिमालयन रीजन अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो हिमालयन रीजन का जो टॉप लेयर है, हिमालयाज का जो टॉप लेयर है, इट इज कंपोज्ड बाय द सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं हाल ही में अनकंसोलिडेटेड है, इतना ठोस नहीं है और स्टिल फॉर्मिंग। जब कभी यहां पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल, ठीक है, अर्थक्वेक, डिफॉरेस्टेशन एंड अनकंट्रोल अर्बनाइजेशंस, जो टॉप सॉइल है वो लूज हो जाता है और हल्की सी बारिश में वो नीचे की तरफ बहना स्टार्ट कर देता है। यू नो दैट रिसेंटली नंबर ऑफ न्यूज हैज कम इन लाइट दैट number of all weather road type projects are being initiated in the Himalayan region, तो जिसकी वजह से वहां पर लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी तादाद में देखी गई है। अभी इस साल का आप मॉनसून का टाइम ले लीजिए, उत्तराखंड,
ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और सिक्किम, यहां बड़ी तादाद में लैंडस्लाइड्स जैसी समस्याएं देखी गई थी। अब ये दो चीजें समझने वाली हैं, बहुत अच्छी तरह समझने वाली हैं, ठीक है। इधर से देख लीजिए कि जब कभी लैंडस्लाइड्स की बात होगी तो यहां पर बात होगी रेंज ऑफ स्पीड, रेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। ये तीन टर्म आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। रेंज ऑफ स्पीड प्लस सैचुरेटेड, क्या है, सैचुरेटेड, और थर्ड है ग्रेविटी। इन तीनों के मिलने से ही क्या बनता है, लैंडस्लाइड होता है। मान लीजिए अगर कोई हिल है, उसका स्लोप काफी रैपिड है, क्या है, रैपिड है, और अत्यधिक बारिश की वजह से, ठीक है, वहां का जो टॉप सोइल है वो अनकंसोलिडेट हो जाता है या मोर सैचुरेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो कैप्चरिंग पावर है वो लूज हो जाता है। तो डेफिनेटली वो नीचे की तरफ मूव ऑन करेंगी, और नीचे की तरफ जो मूव ऑन करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी। तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं लैंडस्लाइड को पढ़ने में, और अभी, ठीक है, इनको याद भी रखना है। और रिसेंटली जो हिमालय के क्षेत्र में, खासकर एचपी और यूके और सिक्किम में जिस तरह से लैंडस्लाइड देखी गई है, दीज आर द परफेक्ट एग्जांपल कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। लैंडस्लाइड्स डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, और यू नो दैट क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हर जगह हो रही है, खासकर हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड्स की जो वारदात हैं, यानी कि जो घटनाएं हैं, वो हाल के समय में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और दूसरा, जिस तरह से हमने कसम खा रखी है कि हिमालय पे लगातार एक एक पेड़ हम काट देंगे, ठीक है, तबाही मचा देंगे वहां, मतलब डिफोरेस्टेशन टाइप का जो एक्टिविटी वहां पर जिस तरह से हो रहा है, उससे भी वहां का जो टॉप सॉइल है वो लूज हो चुका है, उनमें जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो इतना नहीं बचा है। तीसरा, जो ऑल वेदर रोड्स हैं, जहां हम हिल्स के अंदर टनल्स बना के इधर उधर भाग रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस पूरे एरिया को फर्जाइल बना रहा है, वल्नरेबल बना रहा है। इसके अलावा जो अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में मैदानी भागों के लोग सर्दियों में, गर्मियों में बहुत तेजी से हिमालय की तरफ भागते हैं। अब उनकी मांग को पूरा करने के लिए भाई होटल तो चाहिए ना, अब वो गाड़ी लेके भी जाते हैं तो उनकी पार्किंग भी चाहिए, अब रोड पे जाते हैं तो रोड चौड़े भी होने चाहिए। तो सब ये कैपिटलिस्ट का दौर है, पूंजीवाद का दौर है, सबको प्रॉफिट चाहिए, किसी को एनवायरमेंट की कोई फिक्र नहीं है। बहरहाल एक ज्योग्राफर जो होता है वो खासकर एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा हितैषी होता है, बहुत ज्यादा लवर होता है, वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना दोस्तों। कलर चेंज कर लेते हैं अब की बार। कहां भागा तो इधर रुक, हाँ ये वाला कलर सही रहेगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन, देखो अब ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच ऑफ डेजर्ट्स एंड कंट्री कॉन्टिनेंट। दो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आया है डेजर्ट और, ठीक है, वो महाद्वीप और देशों से मिलान करना है, आपको क्या करना है, मिलान करना है। अब ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है, यस देयर इज नो डाउट, साउथ अमेरिका के चिली, किसमें, चिली प्लस अर्जेंटीना में वो मौजूद है। कहां मौजूद है, अर्जेंटीना में मौजूद है। गेटिंग द पॉइंट्स। तो अटाकामा डेजर्ट जो है ये एक कूल डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है, कूल डेजर्ट है। गेटिंग द पॉइंट्स। कूल डेजर्ट होने की वजह से, देखो एक यहां में और अच्छी बात बता दूं आपको, ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा डेजर्ट है जहां लास्ट 100 ईयर से रेनफॉल नहीं हुआ है, जहां 100 ईयर से रेनफॉल नहीं हुआ है। अगर साउथ अमेरिका की बात आएगी तो आपको एक चीज और याद रखनी है, यहां पर पैटागोनिया भी डेजर्ट है। क्या है, पैटागोनिया डेजर्ट भी मौजूद है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, ऑप्शन बी कह रहा है, देखो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, और जैसा आपको क्या पकड़ना है, नॉट, क्या पकड़ना है, नॉट। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट सेंट्रल एशिया में है, बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो डाउट, गोबी डेजर्ट इन सेंट्रल एशिया। गोबी ही नहीं, यहां पर टाकला माकन जो डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है, टाकला माकन जो डेजर्ट है वो डेजर्ट भी सेंट्रल एशिया में ही है। तो गोबी डेजर्ट हो गया, टाकला माकन डेजर्ट हो गया, मंगोलियन डेजर्ट हो गया, दीज ऑल डेजर्ट्स आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनोरम डेजर्ट, क्या है, सोनोरम डेजर्ट वेस्ट एशिया, नहीं 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 नहीं, सोनोरम डेजर्ट जो है वो वेस्ट एशिया में नहीं है। सोनोरम डेजर्ट कहां पर है, ये यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे है। अगर मैं कुछ इस तरह से बताऊं कि रॉकीज जो माउंटेन रेंज है, रॉकीज माउंटेन रेंज के दक्षिणी हिस्से में, अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो समझना कि यूएसए के दक्षिण पश्चिमी भाग और मैक्सिको के, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में
सोनोरम डेजर्ट स्थित है। आप इस तरह से देखिए कि मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपको नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका। ये ध्यान से देखना, अगर ये यूएसए है ये वाला, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मैक्सिको है। तो ये जो हिस्सा आप देखेंगे डेजर्ट का, ये आपको यहां दिखाई देगा। तो इस हिसाब से वेस्ट एशिया में सोनोरम डेजर्ट नहीं है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के भी यूएसए और प्लस मैक्सिको देशों में ये स्थित है। और सोनोरम डेजर्ट जो स्थित है वो है रॉकीज। कहां पर? रॉकीज जो माउंटेन रेंज है उसके दक्षिणी पार्ट में स्थित है। याद रखना, जब कभी वेस्ट एशिया की बात होगी तो यहां पर 2-4 जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं वो आपको समझने हैं। एक है अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट के बाद यहां पर आप देखेंगे दस्ते काविर और दस्ते लूट। क्या है? दस्ते काविर एंड दस्ते लूट टाइप के जो डेजर्ट है जो ईरान इराक में स्थित है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात है कि ऐसे जो डेजर्ट्स हैं, खासकर ये सोनोरम डेजर्ट्स, थार डेजर्ट्स, अरेबियन डेजर्ट्स, दस्ते काविर, दस्ते लूट, सहारा, कालाहारी और नामिब डेजर्ट्स, ये सारे के सारे डेजर्ट्स आपको महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास में आपको समझाया जाएगा कि वाई ऑल हॉट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। ये गलत है, ये पैर गलत था, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। हमने पिकअप कर लिया कि कौन सा सही नहीं है, सी हमारा सही नहीं है। अब फिर भी हम ग्रेट विक्टोरिया को देख लेते हैं। देखिए, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ये बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और ग्रेट विक्टोरियन के साथ साथ तो ग्रेट सैंडी, सोनोरम, ठीक है, ग्रेट सैंडी है और विक्टोरियन डेजर्ट्स है। ये ऑल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था? सी। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो ऑप्शंस है ऑल आर करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले उस पर देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन किस बात की। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ना स्टार्ट करो फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ टर्बिडिटी करंट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सबमेरिन कैनियंस। क्या है? सबमेरिन कैनियंस। देखो, डेली है, डाना है, सैलिस है और ग्रिगोरी है। 4 हमारे पास दिए गए हैं। देखो, यहां एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें ओरिजिन ऑफ क्या है? ओरिजिन ऑफ सबमेरिन कैनियंस की बात की गई है। किसमें? ओरिजिन ऑफ सबमेरिन कैनियंस। अब जब कभी टर्बिडिटी की बात होती है, किसकी बात होती है? टर्बिडिटी करंट की बात होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डेली। क्या होगा? डेली। डेली का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टर्बिडिटी करंट का है और इनका जो ये टर्बिडिटी करंट है एक्चुअली ये ओरिजिन ऑफ सबमेरिन कैनियंस की बात करते हैं। जब कभी समुद्र की रिलीफ की बात होती है तो सेल्फ और स्लोप की बात होती है। स्लोप के अंदर ये कैनियंस आपको नजर आते हैं एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डेली। डेली बहुत फेमस स्कॉलर रहे हैं और इन्होंने आवर मोबाइल अर्थ जैसी थ्योरी का भी, ठीक है, योगदान दिया है। किसका? आवर मोबाइल अर्थ। गेटिंग माय पॉइंट्स? चलिए अब आते हैं वन बाय वन। अगर हमारे पास और भी हैं तो उन सबको भी वन बाय वन देख लेते हैं कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज में ज्यादा है। ठीक है, किस चीज में ज्यादा है। कहां चला गया वो भाई? हाँ आ गया। ठीक है, किस चीज में ज्यादा है। अब ध्यान से देखना, डेली को तो हमने अभी देखा कि इन्होंने टर्बिडिटी करंट थ्योरी दी है जो कि बेसिकली ओरिजिन ऑफ सबमेरिन कैनियंस के बारे में बात करती है। और डेली की बहुत फेमस थ्योरी है आवर मोबाइल अर्थ। क्या है? आवर मोबाइल अर्थ। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है डाना को लेकर। देखो, डाना को लेकर कभी भी क्वेश्चन आता है तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, इन्होंने जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी थी। क्या दी थी? जियोसिंक्लाइन थ्योरी। अब जियोसिंक्लाइन थ्योरी किस चीज के बारे में बात करती है? यू नो दैट जो दुनिया में इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत आपके सामने हैं, रॉकीज, एंडीज, हिमालयस, आल्प, एटलस, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कुछ सेडिमेंट से मिलकर बने होते हैं। खासकर मैं हिमालय रीजन की बात करूंगा कि जब हिमालयन माउंटेन का निर्माण हो रहा था तो वो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो उसके बीच में जो एक छोटा सा सागर था जिसे तैतीस सागर कहते हैं, पानी इधर उधर भागने की वजह से जहां सेडिमेंट उसमें बसता था, वही सेडिमेंट जो छिछला है, दलदला है, दैट इज कॉल्ड जियोसिंक्लाइन, उन्होंने ये दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
सैलिस का कंट्रीब्यूशन भी सबमरीन कैनियन के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ? सबमरीन कैनियंस के साथ जुड़ा हुआ है। और ग्रिगोरी का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो सबमरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चंस आपका ये भी बन सकता था कि भाई इनमें से कौन ऐसा है जिसका सबमरीन कैनियन से, ठीक है, रिलेशंस नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखो डेली का कंट्रीब्यूशन भी सबमरीन कैनियन को लेकर भी है, सैलिस का भी है और ग्रिगोरी का भी है, डाना का नहीं है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा है आपका कि टर्बिडिटी करंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ठीक है, वो है डेली। तो सैलिस के बारे में आप याद रख लेना, सैलिस वाज अ वेरी फेमस स्कॉलर जिन्होंने डेंसिटी, ठीक है, करंट थ्योरी का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? डेंसिटी करंट थ्योरी। इसके अलावा ग्रिगोरी का भी बहुत अच्छा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है जिसमें उन्होंने डायस्ट्रोफिक थ्योरी का निर्माण किया था या योगदान दिया था। तो ग्रिगोरी यानी कि डायस्ट्रोफिक थ्योरी, सैलिस जो है वो डेंसिटी करंट थ्योरी, डेली जो है वो आवर मोबाइल अर्थ और टर्बिडिटी करंट थ्योरी। और इन तीनों का जो रिलेशन है वो तीनों के तीनों का रिलेशन जो है वो सबमरीन कैनियन के साथ है। तो ये क्वेश्चन प्योर ज्योमोर्फोलॉजी का है, ठीक है, और आई मीन ओशनोग्राफी का है ये प्योर क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का इंटेंसिटी कैसा है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी कि जो आप फैक्ट्स याद करेंगे वो एक एक्यूरेसी के साथ आपको याद करना है, यानी कि ये है तो यही है, गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। यही यूजीसी एग्जाम का एक सबसे अच्छा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि वो आपका पूरा का पूरा एग्जाम्स कभी तो एक क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट के साथ और कभी वो क्वेश्चन पूछ लेगा एक बेसिक फैक्ट के साथ। इसीलिए कहा जाता है आपके एग्जाम के लिए कि फैक्चुअल एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ यू हैव टू क्लियर योर एग्जाम। चलिए अब अगला वाला हम वो क्वेश्चन देखते हैं। टर्म पैन प्लेन रेफर्स, अब ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन आपका यानी क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, पैन प्लेन, ध्यान से चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे हमसे सॉल्व नहीं होगा। हाँ, करें इसको सॉल्व, चलिए देखते हैं। देखो टर्म पैन प्लेन रेफर्स, पैन प्लेन, ठीक है, पैनी प्लेन नहीं है, पैन प्लेन, प्लेन एरिया समतल भाग है, पैन। अच्छा कभी आपने देखा है साउथ की फिल्में या कभी बॉलीवुड की फिल्में एक साथ पूरे हिंदुस्तान में रिलीज होती हैं और उनको पैन रिलीज कहा जाता है, ना पैन रिलीज। इसका मतलब क्या हुआ पैन रिलीज? यानी कि जितने भी छोटे मोटे मैदान है वो सबको एक मान लो आप। देखो अब भारत में तो यार फिल्में बहुत तरह से रिलीज होती हैं, बॉलीवुड अलग है, टॉलीवुड अलग है, और लॉलीवुड अलग है, कोलीवुड अलग है, भोजपुरी वुड अलग है ना। अगर इन सब की फिल्में या कोई बंदा ऐसी ऐसी फिल्म बनाए कि वो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ रिलीज हो, दैट इज कॉल्ड पैन इंडिया, पैन रिलीज, है ना, यही होता है। तो यहां पे ये टर्म दिया गया है कि पैन प्लेन रेफर्स टू a level surface formed in the old age of alluvial cycle. Yes, there is no doubt. We have to understand that whenever we talk about the pan plane, it's directly, indirectly related to the last term of alluvial, ठीक है, cycle. चलिए बढ़िया है कि ये एज ऑफ alluvial cycle सा है, चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, इसे होल्ड कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, a level surface formed by wind erosion, ना wind erosions का इसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं है। A plane formed by marine actions, नो, समुद्र के द्वारा मैदानी भाग का निर्माण नहीं होता है, वहां बीच बनते हैं। A plane formed by joining of flood plains, ठीक है, A plane formed by joining of flood plains, A plane formed by joining of flood plain, यहां ध्यान से देखना। अब ये कैसे होता है, दो ऑप्शन बड़े प्यारे आ रहे हैं इसमें। A plane formed by joining of flood plains, फ्लड प्लेन्स आता है, जैसे कि मान लीजिए कोसी का फ्लड प्लेन अलग है और गंगोत्री का मतलब एक तरह से गोमती का अलग है, घाघरा का अलग है, गंडक का अलग है, महानंदा का अलग है, ठीक है, और रामगंगा का अलग है। इन सबके अपने अपने फ्लड प्लेन्स हैं। क्योंकि जब पेन प्लेन की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़े प्लेन की बात करते हैं, पैनी प्लेन की बात नहीं करते। तो आपको ये भी याद रखना है, एक है पैनी प्लेन, क्या है पैनी प्लेन। पैनी प्लेन क्या होता है कि जो फ्लूवियल साइकिल होता है, खासकर ये इसका जो लास्ट स्टेज होता है, थर्ड स्टेज होता है, वहां जो रेमिनेंट बसते हैं, जो सरफेस प्लेन सरफेस एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड पैनी प्लेन, ठीक है, जो किरकिरमे के द्वारा दिया गया था, डेविस के द्वारा दिया गया था, इस्थोफेन के द्वारा दिया गया था, नंबर ऑफ स्कॉलर्स वहां मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पैन की बात की गई है, यहाँ की मतलब बहुत सारे जो प्लेन्स एरिया उनको जोड़ने की बात की गई। तो डेफिनेटली हम इसके साथ जाना चाहेंगे, प्लेन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो बहुत सारे फ्लड प्लेन को जोड़ने के बाद बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
हाँ ये रहा। हाँ भाई इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 5। इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन इज कोल्ड। देखिए क्वेश्चन पढ़िए फटाफट ये वाला। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन इज कोल्ड। यानी कि जो इरोजन का प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल सॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है, एक तरह से नया निकल के सामने आता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप इसको याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, जब वो घुल जाता है। एट्रीजन, कोरोजन, सैपिंग, सैपिंग ग्राउंड वाटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो नहीं सकता। एक सेकेंड एक सेकेंड। सैपलिंग क्या है? ग्राउंड वाटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोरोजन ले लीजिए आप, कोरोजन इज अ राइट वन। ठीक है, कोरेजन इज अ राइट वन। एट्रिशन क्या होता है कि एट्रिशन मींस जब कण यानी कि आपस में टकराकर टूट जाए या बिखर जाए, दैट इज कॉल्ड एट्रिशन। और कोरोजन क्या होता है? एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, देखो बेसिक डिफरेंस इज दैट ए कोरोजन और कोरेजन। जो कोरोजन है दैट इज कॉल्ड द फिजिकल। ठीक है, मतलब इसका दूसरा नाम है एब्रेशन। क्या नाम है? एब्रेशन। एंड एब्रेशन इज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल वेदरिंग। और वो जो कोरेजन है, कोरेजन एक्चुअल में, ठीक है, ठीक है, रॉक डिसॉल्व होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि सॉल्यूशन की बात की गई है तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन यहां पर हमें दिखाई देगा, और दैट इज कॉल्ड कोरेशंस। तो राइट वन इज दैट कोरेशंस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अरेंज द सोलर स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स वेव लेंथ। देखो भाई सिंपल सा पूछा है उन्होंने क्वेश्चंस कि भाई अरेंज कर दो सोलर स्पेक्ट्रम को एक असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो वेव लेंथ होती है उस वेव लेंथ के हिसाब से एक अरेंज कर दीजिए आगे बढ़ते हुए कैसे जाता है। देखो इस चीज को समझने के लिए ना बड़ा बेसिक सा फंडा है, इसको ऐसे समझना आप कि ये जो विजिबल है 0.4 से लेके 0.4 से लेके 0.7, ठीक है, ये जो माइक्रोन्स में है इसको कहते हैं विजिबल लाइट्स। क्या कहते हैं? विजिबल लाइट्स। इस विजिबल लाइट्स के अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो ऐसे कलर्स आते हैं। कैसे आते हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन। मैं इसमें 3 रंग ले लेता हूं, रेड, ब्लू, ग्रीन। हालांकि इसके अंदर इंडिगो भी है, ऑरेंज भी है, वायलेट भी है, और दीज आर अनदर सेपरेट कलर्स जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब इसके अंदर यानी कि इस साइड में जो भी होंगे वो छोटी होंगे और इससे ज्यादा जो होंगे वो बड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लीजिए, द स्मॉलेस्ट इज गामा रेज। क्या है? गामा सबसे छोटा नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक्स रेज। क्या आता है? एक्स रेज। फिर आएगा अल्ट्रा वायलेट रेज। यानी कि समझ में मेरी बात आ रही है? ये 3 पॉइंट्स आप रख लेंगे, गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रा वायलेट रेज, ये यहां की तरफ आ जाएंगे। और इसके बाद कहानी शुरू होती है इंफ्रारेड। किसकी? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड टेलीविजन वेव्स। तो यहां देखना टेलीविजन वेव सबसे लास्ट में आने वाली है। किसमें आनी है? सबसे लास्ट में आने वाली है। तो इस हिसाब से अगर असेंडिंग ऑर्डर को हमने देखें तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। इसको खत्म कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए आप, और सबसे पहले आएगा एक्स रेज। तो अब हमारे पास बचे हैं डी। अगर मैं मान लू कि सबसे छोटा एक्स है इनमें, तो डेफिनेटली हमारी कहानी की शुरुआत यहां से हो रही है और एंड हमारा यहां पर हो रहा है। यानी कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू मैंने फटाक से अपना क्वेश्चन सोल्व कर दिया। दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और एग्जाम हॉल में आप 30 से 40 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, तो इनको सोल्व करने का आसान तरीका है कि एलिमिनेट कर दीजिए। यानी कि आपको इनमें से कोई ऐसा पॉइंट पता होता है जो या तो एक्सट्रीम आ रहा है या सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है, उसी के बिहाफ पे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। अगर वैसे भी अगर आप इसमें कुछ नहीं जानते थे, अगर आपको यह पता था कि गामा रेज सबसे छोटा होता है, फिर एक्स रेज होता है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, तो उसके बिहाफ पे भी आप असेंडिंग ऑर्डर पे निकाल सकते थे। देखिए सबसे छोटा यहां पर होता है एक्स रेज। कहीं पर सी आ रहा है, यहां पर हाँ आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, और कहीं पर भी सी नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व हो गया। यानी कि हमें 2 तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो सिर्फ एक चीज पकड़नी थी, उसी के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व। बहुत से बच्चे होते हैं वो लगे पड़े हैं बिल्कुल भाई, डायग्राम बना रहे हैं, समझा रहे हैं, यार कैसे होगा, अरे इतना समझने की जरूरत नहीं भाई। एलिमिनेशन मेथड को पिकअप करो, खटाक से क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है और आपका टाइम भी सेव करना है। टाइम बहुत जरूरी है भाई एग्जाम हॉल में। जब आप एग्जाम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ एक्यूरेसी, यानी कि कितनी एक्यूरेट चीजें आप वहां दिखाते हैं कितने लिमिटेड टाइम के अंदर। और ये सारी की सारी चीजें आती हैं प्रैक्टिस से, यानी कि आप प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने का मजा तभी आता है जब आपने पढ़ाई की होगी। अब जिसने पढ़ाई नहीं की होगी प्रैक्टिस क्या करेगा? वो तो गिल्ली डंडा बजाएगा, क्रिकेट बजाएगा, या ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी करेगा। ऐसे ही है,
नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रील्स बनाएगा। तेरी छोटी छोटी दो आंखियां, वो है ना, आती है रील्स वाला, वो फालतू के ड्रामे, वो सारी चीजें चलेगा। तो लेकिन ये याद रखना, जिसका टारगेट क्लियर होता है कि यार मुझे तो एग्जाम क्लियर करना है, वो फालतू की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है, वो सीधा आता है स्टडी, वर्क ऑन फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, खत्म। और क्वेश्चन सॉल्व करने के डिफरेंट तरह के वेज जो हैं वो आपके सामने हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी के, क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन से देखो भाई, एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। सीधी सी बात है यार, हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रीजन है ये। अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है तो यहां से इनडायरेक्टली वो टेरेस्ट्रियल आउटगोइंग इंसोलेशन भी होता है, रेडिएशन होता है, यानी कि जितनी यूनिट्स हमें प्राप्त होती हैं सूरज से पृथ्वी को गर्म करने के लिए, उतनी ही हम वापस भेज देते हैं, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, प्लस में ना माइनस में, बिल्कुल बराबर रहता है। ऐसा ही है ना भाई, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है कब से, पता नहीं कितने करोड़ों सालों से। इसके पीछे की वजह क्या है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जितना अर्थ रिसीव करता है उतना ही वो स्पेस में वापस भेज देता है, जिसकी वजह से ना तो हमें लॉस होता है और ना प्रॉफिट होता है। चलिए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, जिसे टॉरिड रीजन कहते हैं। सेकंड है टेम्परेट रीजन, क्या है, टेम्परेट रीजन। और थर्ड है फ्रिजिड रीजन, जिसे पोलर एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर एरिया। देखो जो पोलर रीजन, जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ सूरज की किरणें बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से वर्टिकल वे में होती है, तो मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय द ट्रॉपिकल रीजन, गेटिंग माय पॉइंट्स, बट लीस्ट इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय द पोलर एरियाज। बात मानते हैं? तो ये प्लस माइनस में, ठीक है, ये माइनस में बहुत कम रिसीव कर रही है, एक्सेस रिसीव कर रही है, जिसके पास अगर एवरेज भी निकालोगे तो बराबर हो जाता है। मान लीजिए अगर पृथ्वी पर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंसोलेशन रिसीव हो रहा है और बाकी का, ठीक है, लॉस नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज वाली कंडीशन आ जाएगी ना, बहुत चीजें गर्म हो जाएंगी, रेनफॉल बदल जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाएगा, सीजन चेंज हो जाएंगे, ना जाने क्या क्या। अब यही ये कह रहा है कि जब इंसोलेशन अर्थ के अंदर तक पेनिट्रेट होता है तो उसको रास्ते में रोकने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, खासकर एटमॉस्फेयर, जिसे हम एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीएम। इस एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे क्लाउड्स भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको हीवली न्यूक्ली यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो भी आपको देखने को यहां मिलेंगे, गेटिंग द पॉइंट्स। इसके अलावा इसमें हैवी गैसेस भी आपको मिलेंगी, लाइट गैसेस भी आपको देखने को मिलेंगी, जिससे जो इंसोलेशन होता है टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर में या स्पेस में वापस चला जाता है। अब यही ये कह रहा है कि एनर्जी, जो भी एनर्जी का मतलब है इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आती है, रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, तो क्या करेगी वो, डज नॉट हीट द एटमॉस्फेयर, चलिए, हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ देन द इनकमिंग एनर्जी, ठीक है, is usually short energy like visible light which does not penetrate the atmosphere, heat the atmosphere by absorption। अब ध्यान से देखना, इसमें बड़ा सीधा और बिल्कुल बेसिक सा फंडा है कि कभी भी अगर एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा, तो वो एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करेगी, ठीक है, क्या गर्म नहीं करेगी। अगर एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है टेरेस्ट्रियल के थ्रू, तो डेफिनेटली तब वो जाके एटमॉस्फेयर को हीट करेगी। ये तो एटमॉस्फेयर से ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गई है, तो ये हमारा ऑप्शन है कि डज नॉट हीट द एटमॉस्फेयर प्रॉपरली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्लाइमेटोलॉजी से है और यही बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बात कर रहा है Which one of the following statement about the polar jet stream is not true? ध्यान से देखना, ये कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, पढ़ो फटाफट, ठीक है। It moves northward during the summer, it supplies energy to the circulation of surface storms, ठीक है, और it locations roughly coincides with that of the polar front and its velocity is greater during the summer। देखो बड़ा प्यारी बात बोली इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोलर जेट स्ट्रीम इज नॉट ट्रू। बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट्स हैं पोलर जेट स्ट्रीम्स के। देखो जेट स्ट्रीम्स के बारे में आप ये समझ लीजिए कि 8 से 14 किलोमीटर, सतह से 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। सतह पर कोई कॉन्टेक्ट इनका नहीं होता है।
इनकी खोज जो हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी, जब अमेरिका जापान पे बम बम गिरा के वापस आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो जा रहे हैं तब तो बड़ी मुश्किल हमें जापान की तरफ जाने में हो रही है। अगर आप जापान को देखेंगे अमेरिका की तरफ से तो आपको वो जापान अमेरिका के पश्चिमी साइड में दिखाई देगा, और जेट स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने का है। तो जब वहां के जो जेट थे वो जा रहे थे, बड़ी मुश्किल होती थी उन्हें वहां तक पहुंचने में, क्योंकि हवा उनको रोकती थी 8 से 14 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। लेकिन जब वहां से वापस आते थे बड़ी तेजी से वापस आ जाते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जेट स्ट्रीम की खोज हुई। जेट स्ट्रीम नाम ही है जेट, ठीक है, जेट मतलब उड़ने वाला, जेट स्ट्रीम है। अब यहां देखिए कि ये दो तरह से काम करती है कि एक तो ये कि जब सर्दियों का टाइम होता है इट मूव्स नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग समर, दैट इज नो डाउट, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कौन सा, ठीक है, सही नहीं है, मैं फाइंड आउट करना है कि जो पोलर जेट स्ट्रीम है, अभी मैं आपको जेट स्ट्रीम की बता रहा था। अब एक चीज और सुन लीजिए इसमें कि ये प्रॉपर जेट स्ट्रीम है। क्या है? प्रॉपर जेट स्ट्रीम है। अब जेट स्ट्रीम्स के भी दो चार पार्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पोलर जेट स्ट्रीम है, और एक है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, और एक है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स और पोलर जेट स्ट्रीम्स, इन तीनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी क्लाइमेट को मॉडिफाई करने में, हमारे मॉनसून में, हमारे रेनफॉल पैटर्न को प्रभावित करने में। बात मेरी समझ में आ रही है? अब इसी को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है कि कौन सा गलत है, यू हैव टू फाइंड आउट। देखो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इट मूव्स नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग समर। यस, समर के टाइम पर ये नॉर्थवर्ड चली जाती है, नॉर्थ पे जाने के बाद तभी तो ये पोलर जेट स्ट्रीम कहलाती है। इट सप्लाइज एनर्जी टू द सर्कुलेशन ऑफ सरफेस स्टॉर्म। यस, अब ध्यान से देखना, अगर ट्रॉपिकल एरियाज को आप ध्यान से देखते हैं तो यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अभी हाल ही में भारत में एक साइक्लोन आया हुआ है, इस साइक्लोन का नाम है दितवा। क्या नाम है? दितवा। क्या है? दितवा। इस दितवा साइक्लोन को लेकर तमिलनाडु भी परेशान था, आंध्र प्रदेश भी परेशान था, ओडिशा परेशान था, केरला भी, कर्नाटक भी, महाराष्ट्र भी, क्योंकि सुपर साइक्लोन था। लेकिन अब तो शांत हो गया है। अब क्या होता है, इस ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जितने भी साइक्लोन्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, डिफरेंट नाम से। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, और हरिकेन कहा जाता है, कैरिबियन आइलैंड्स में टाइफून कहा जाता है, चीन वगैरह में। तो ये सारे के सारे हैं, है ना, बेसिक से नेम है इनके वाले। अब यही कहा जाता है। अब इसके बाद, ठीक है, कुछ और भी साइक्लोन्स होते हैं जनरली जिनको टेम्परेट साइक्लोन्स कहा जाता है, और ऐसे ही कुछ एक थंडर स्टॉर्म्स भी होते हैं, भवंडर जिन्हें कहते हैं, हवा का घूमता हुआ एक गोला या स्पाइरल टाइप में जो होता है। अब ध्यान से देखना कि क्या होता है कि टेम्परेट रीजन के अंदर हवाएं होती हैं, और ये हवाएं दो तरह की होती हैं जनरली, जिनको एयर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर मासेस। कूल एयर मासेस और वार्म एयर मासेस। ये एयर मासेस कुछ इस तरह से होती हैं कि ये कई सौ किलोमीटर के दायरे को कवर करती हैं। ये ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। अब ये ठंडी गर्म जब आपस में टकराती हैं तो फ्रंट बनता है। क्या बनता है? फ्रंट, जनरली जिसको वाताग्र कहते हैं। इन वाताग्र के सहारे ही कुछ बारिश होती है, खासकर यूरोप में कैसी बारिश होती है? फ्रंटल रेनफॉल होती है, और इन्हीं के सहारे से ही फ्रंटोजेनेसिस होता है। फ्रंटोजेनेसिस के बाद साइक्लोनोजेसिस होता है। इस साइक्लोनोजेसिस को ही, ठीक है, ये एनर्जी सप्लाई करती है, यानी कि पोलर जेट स्ट्रीम्स किसको एनर्जी देता है? सरफेस स्टॉर्म। अगर किसी ने सुपरमैन मूवी देखी होगी, वो मैन ऑफ स्टील वाला, उसके पापा जो है वो एक स्टॉर्म में मर जाते हैं, वो बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता है। अब आप देखेंगे कि उस स्टॉर्म को एनर्जी किसने दी? उस स्टॉर्म को एनर्जी बाय सब पोलर जेट स्ट्रीम ने दी। क्यों दी? क्योंकि गर्मियों में वो उत्तर की तरफ चला गया। उत्तर का मतलब होता है पोलर एरिया की तरफ। पोलर एरिया का मतलब होता है कि 30 डिग्री से लेकर, इसका घर बता रहा हूं मैं, 30 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच का आसपास ये घूमते रहते हैं, और यहीं पर इन पोलर स्ट्रीम को रोसबी वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोसबी वेव्स। रोसबी वेव्स का कुछ चलने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। वो यही है, ठीक है, पढ़ेंगे क्लास में डिटेल से। अब आइए, ये भी ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। चलिए, ये तो ठीक था ऑप्शन, ये भी ठीक है। इट्स लोकेशन रफली coincides with that of the polar fronts. Yes, वहीं तक तो चला जाता है पूरा, ये भी ठीक है। तो बचा कौन सा हमारा लास्ट? इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर। ना, विंटर्स में चलती है भाई। कहां चलती है? इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर। देखो भाई, समर में तो इसे नॉर्थ में भेज ही दिया, उत्तर की तरफ तो चला गया ना समर में। तो जब उत्तर की तरफ समर में चला गया तो डेफिनेटली उत्तर में क्या होगा? विंटर्स होंगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होती है? विंटर्स में होती है। और कितनी स्पीड होती है? 150 से लेके
300 और कभी कभी 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हवाएं पश्चिम से पूर्व चलती हैं। 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, कल्पना कीजिए बस आप, क्योंकि जिस वक्त ये चल रही होंगी तो वहां कोई जेट वगैरह आ जाता होगा तो क्या आलम होता होगा। जनरली आपने देखा होगा कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है तो इक्वेटर पर तो अप टू दी 15 17 18 किलोमीटर तक वो चला जाता है ड्यू टू कन्वेंशन करंट, कि भाई ज्यादा इंसुलेशन हुआ, हवा गर्म हो गई, ज्यादा ऊंचाई तक उठ गई, तो इस वजह ट्रोपोस्फेयर का जो ऊंचाई काफी ऊंचा हो जाता है। लेकिन अब देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे वो पोलर एरिया तक आते आते 7 से 8 किलोमीटर तक ही ऊंचाई तक बसता है। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि हवाई जहाजों को उड़ाने की जो आदर्श स्थितियां हैं, आइडियल जो लोकेशंस हैं, आइडियल कंडीशंस हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। कहां पाई जाती हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में पाई जाती है। कि कभी लॉन्ग रूट के जो बोइंग टाइप के एरोप्लेन होते हैं वो लंबी यात्रा तय करते हैं, तो भाई उनको तो एक ऐसा एरिया चाहिए जहां हवा ना चलती हो, जहां बर्ड्स वगैरह ना हो। अगर वो इसमें उलझ गए तो डेफिनेटली मामला खराब है, मामला डेफिनेटली खराब है। अब इसी कंडीशन को समझिए कि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल एरियाज में ये एरिया करीब करीब 18 किलोमीटर तक का आता है, 15 से 18। लेकिन जैसे ही आप 23.5 डिग्री क्रॉस करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको 10, 11, 12 तक नजर आता है, तो उसके ऊपर आप स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, जहां पर आसानी से मूव ऑन करते हैं। कल्पना कीजिए अगर इसके बीच में कोई एरोप्लेन फंस गया तो हालत खराब है उसकी। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा मैं वो कंसेप्ट के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक हॉर्स लैटिट्यूड है, क्या है हॉर्स लैटिट्यूड? 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ, और ऐसे ही नॉर्थ साउथ दोनों की तरफ है। आप मान लीजिए कि जब यूरोप से व्यापारी घोड़े लेकर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते थे तो बड़ी परेशानी होती थी कि तेज हवा उनकी शिप को आगे बढ़ने नहीं देता था, और कभी कभी हवा वो आगे तेजी से लेके चली जाती थी। तो उसका प्रेशर कम करने के लिए वो वजन हल्का करते थे, तो घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे, जिसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया। सेम कंडीशंस अप्लाई होती है यहाँ पर भी। अगर जेट स्ट्रीम में फंस गया ना तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर हल्का करना पड़ेगा। ठीक है, हल्का करना पड़ेगा। तो ये भी कंडीशंस बड़ी आइडियलिस्टिक है कि ये पोलर जेट स्ट्रीम का कितना बड़ा रोल है। ये तो सिर्फ आपको एरोप्लेनिक कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। अगर ये ठीक है नॉर्थ, अगर ये ठीक है समर के टाइम अगर भारत के आसपास रहे तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है हमारे मानसून के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि मानसून को वीक कर देती है, वीक कर देती है कि वो हो ही नहीं पाता स्टार्ट। अमूमन आपने देखा होगा कि वी हैव अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पर हमारा एग्रीकल्चर उस पर डिपेंड है, हमारी इकोनॉमी उस पर डिपेंड है। अगर हम पे अच्छा रेनफॉल है तो डेफिनेटली वी हैव अ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इफ वी हैव अ वेरी बैड रेनफॉल तो डेफिनेटली वी मस्ट हैव अ वेरी बैड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो सारा का सारा जो डिपेंड है हमारे मानसून पर है, ये मानसून को भी प्रभावित कर देती है। बड़ी बेशरम पोलर जेट स्ट्रीम है ये, बट है इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 9, चलो भाई कहाँ हो? अरे इतना छोटा होने के लिए नहीं कहा है भाई। हाँ हाँ बस बस बस, देखो बड़ा बिल्कुल एकदम प्योर फैक्ट, इससे इजी क्वेश्चंस यूजीसी आपको भी दे नहीं सकता, इससे इजी क्वेश्चंस आपको दे नहीं सकता। मैं वैसे ही बता देता हूं। द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन द ट्रॉपिकल रीजन में बी एज हाई। द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन द ट्रॉपिकल रीजन में बी एज हाई एज, देखो सिंपल सी बात है, जब भी वाटर वेपर का जिक्र होगा ना तो वाटर वेपर मस्ट बी या मैक्सिमम अप टू दी 5%, और ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा होगा और पोलर एरियाज में बिल्कुल अप टू 0, 1 तक चला जाता है। तो यहां मैक्सिमम पूछा गया 4%, 10%, 30, तो आंख मीच के 4% लगा देना, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रॉपिकल एरियाज में वाटर वेपर होगा 4% मैक्सिमम, ये 5 तक जा सकता है, और पोलर एरियाज में कितना रहेगा? 1% रहेगा। और यहां पर ज्यादा वाटर वेपर होने की वजह क्या है? वाटर, क्या है? वाटर। देखो इंसोलेशन ज्यादा हो रहा है, वाटर बॉडीज भी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली जब इंसोलेशन ज्यादा होगा एवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण। अगर वाष्पीकरण होगा तो डेफिनेटली हवा के पानी के हवा में क्या आएगा? आर्द्रता ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। यही तो है वाटर वेपर, क्या है? ह्यूमिडिटी। जब कभी दिल्ली या फिर इंडिया में मानसून आता है तो हवा को आप मानसून के दौरान छू के देखेंगे तो बहुत नमी आपको महसूस होती है, बॉडी से पसीना निकलता है बेइंतहा, खड़े खड़े पसीना आने लगता है। क्यों? ह्यूमिडिटी ज्यादा है।
ऐसे ही आप इक्वेटर वाले एरिया में घूम नहीं सकते, वहां भी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आपको नींद आती है, ज्यादा पसीने में आदमी को नींद आती है, वो चाहता है इससे मुझे आराम मिले। तो ये तो देखो प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि 4% है, ज्यादा है नहीं वाला, तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, द वर्टिकल एयर फ्लो, द वर्टिकल एयर फ्लो इन द एंटी साइक्लोन रिजल्ट्स। देखो मैं इसको वैसे ही बता देता हूं आपको, जब कभी भी साइक्लोन्स की बात, एक तो साइक्लोन होता है, एक एंटी साइक्लोन होता है, एक साइक्लोन होता है और एंटी साइक्लोन होता है। साइक्लोन समुद्र पे बनते हैं और सतह पर या कोस्टल एरियाज पर आगे समाप्त हो जाते हैं। एंटी साइक्लोन सतह पर बनते हैं, महाद्वीप के अंदर बनते हैं। साइक्लोन्स जो होते हैं उनके सेंटर में लो प्रेशर होता है, यानी कि हवाएं चारों तरफ से उसके अंदर आती है, कुछ इस तरह से हवाएं, यानी कि ये लो प्रेशर है, तो हवाएं इसके चारों ओर अंदर से आएंगी, यानी कि इधर से भी हवा आएंगी, इधर से भी हवा आएंगी, और ये स्पाइरल रे के ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस तरह से स्पाइरल। गेटिंग माय पॉइंट्स? लेकिन एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर जो होता है उसके सेंटर पॉइंट में होता है। अब यहां यही पूछा है, द वर्टिकल एयर, वर्टिकल एयर, ठीक है, क्या है? वर्टिकल एयर फ्लो इन एन एंटी साइक्लोन रिजल्ट इन, सिंपल सी बात है, दो चीजें इसमें रख लीजिए, कन्वर्जन अलोफ्ट हो जाएगा, या फिर ठीक है कन्वर्जेंस एट द सरफेस एंड डाइवर्जेंस अलोफ्ट। तो मेरे हिसाब से मैं इसके साथ बी के साथ जाना चाहूंगा, किसके, सॉरी ए के साथ जाना चाहूंगा, डाइवर्जन अलोफ्ट। क्या है? डाइवर्जन अलोफ्ट, यानी कि ऊपर की तरफ हवाएं बढ़ जाती हैं, बात यहां खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, द मोस्ट कॉमन साल्ट इन द ओशन इज, देखो वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये भी, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉमन साल्ट इन द ओशन इज सोडियम क्लोराइड। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट क्लोराइड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट साल्ट है जो हमें ओशन में पाए जाते हैं। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इवापोरेशन इज प्रिसीडेड बाय, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई ये तो, कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इवापोरेशन से पहले कौन सा वाला स्टेप आता है? क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, हीट और कंडेंसेशन। देखो बस सीधी सी बात है, इवापोरेशन से पहले हीट आता है। क्या आता है? हीट आता है। हीट के बाद एवापोरेशन आएगा, एवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन आएगा, कंडेंसेशन के बाद क्या आएगा? क्लाउड्स का फॉर्मेशन, क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद आएगा प्रेसिपिटेशन। गेटिंग द पॉइंट्स? तो यहां पूछा गया है कि प्रिसीडेड बाय, एवापोरेशन से पहले कौन सा स्टेप सबसे पहले आता है? तो दैट इज हीट। क्या है? हीट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट इन द फूड चेन। जल्दी से फटाफट मुझे बताइए पढ़कर, ये क्या है? ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल फॉर इन फूड चेन क्या पर आने वाला? ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? जो प्रोड्यूसर होते हैं, क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर होते हैं। तो प्रोड्यूसर में कौन सा इसमें आने वाला है? प्राइमरी कंज्यूमर, तो ट्रॉफिक लेवल सेकंड हो गया, कार्निवर्स ट्रॉफिक लेवल थर्ड हो गया, और प्लांट हो गया ट्रॉफिक लेवल 1। क्या है ये? प्लांट्स है। फिर से देखना, इसको समझना। देखो जब ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट की बात होगी ना दोस्तों, तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट के अंदर प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स के साथ साथ एल्गी भी यहां पर आपको दिखाई देते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स? इसके बाद स्टार्ट होती है कहानी प्राइमरी कंज्यूमर्स की, जिसके अंदर घास फूस पेड़ पौधे खाने वाले, ठीक है, जानवर आते हैं, ठीक है, जनरली जिनको हार्बीवर्स कहते हैं, और ये हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। क्या है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। इसके बाद शुरू होता है कार्निवर्स। कार्निवर्स के बारे में कहा जाता है दैट इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल, जिसके अंदर देखो कार्निवर्स क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या खाते हैं? ठीक है, प्लांट्स वगैरह खाते हैं। अब इनके ऊपर आता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जिसके बारे में कहा जाता है ओमनिवर्स, जो दोनों चीजों को खाता है। और बाद में आते हैं डेट्रिवर्स, बैक्टीरिया, ठीक है, टाइप के जो जीव होते हैं जो मरे हुए जानवर्स को खाते हैं, जो जमीन में मिला देते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? तो आपका सही ऑप्शन होगा डी। और इसको भी यही देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये वाला भी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉन एज द कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब। देखो ध्यान से देखना, सवाना ग्रासलैंड है, कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है। अंटार्कटिका यहां भी मौजूद है, लेकिन यहां फॉरेस्ट वगैरह नहीं है।
नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हाईली अर्बनाइज्ड है, यहाँ फॉरेस्ट एरिया नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नॉन द कार्बन सिंक। और बेसिकली इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ध्यान से देखना, जो अमेज़न फॉरेस्ट है, कौन से हैं, अमेज़न फॉरेस्ट है, और इसके साथ जो कॉन्गो फॉरेस्ट है, क्या है, कॉन्गो फॉरेस्ट है, और इसके साथ जो मलाया पेनिसुला और इंडोनेशिया के जो फॉरेस्ट हैं, ये बेहतरीन एग्जाम्पल हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, कार्बन सिंक हैं। रिसेंटली ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर आई थी, और ये खबर थोड़ी चिंताजनक थी। क्या थी, चिंताजनक, कि कैसे 1 से 2 फुटबॉल के मैदान के आकार के जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जा रहे हैं और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है एक तरह से एग्रीकल्चर लैंड में। और शायद ये इसलिए कि हर किसी को विकास का भूत चढ़ा है, हर कोई डेवलप बनना चाहता है, बस सबकी नीयत अलग अलग है। जिस देश में कानून अच्छा है, जिस देश की सरकारें अच्छी हैं, वो देश जल्दी विकासशील हो जाते हैं, और जिस देश की कानून अच्छा नहीं है, सरकारें अच्छी नहीं है, वो कैपिटलिस्ट के चंगुल में आके पर्यावरण का तो नाश करती करती हैं, वहां के रहने वाले मानव और जीव जंतु का भी विनाश वो कर देती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी भाई। ठीक है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। देख लो, इकोलॉजिकल निके रेफर्स टू, देखो सिंपल सी फैक्ट है भाई, जब भी इकोलॉजिकल निके देखें तो वहां फंक्शनल रोल की तरफ टिक कर देना, कहानी खत्म। क्या है, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निके, यहां कहानी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, who among the following expounded the concept of present is the past of the key। बस सीधी सी बात है, देखो जब कभी द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट आएगा, जेम्स हटन का नाम सबसे पहले आएगा, जेम्स हटन का नाम सबसे पहले आएगा। गेटिंग द पॉइंट्स? ठीक है, इसी के साथ इनका यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो एक कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, वो भी इन्होंने दिया है। इन्हीं के काम को जो मॉडिफाई किया था वो जॉन प्ले फेयर ने किया था, जियोलॉजी ऑफ द अर्थ इनका फेमस कॉन्सेप्ट है। तो इलिस्ट्रेशन हटनियन ऑफ द अर्थ टाइप का जो काम है, आई थिंक सो वो हटन के वर्क को मॉडिफाई करना, इंप्रूव करना, वो जॉन प्लेफेयर ने किया था, क्योंकि इनके दोस्त थे। ये है लेयल, क्या है, लेयल। अब ध्यान से देखना, चार्ल्स डार्विन के कॉन्सेप्ट को, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को किसी ने मॉडिफाई किया था, तो वो लेयल है, चार्ल्स लेयल। गेटिंग द पॉइंट्स? इसके बाद आता है बफन। बफन के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में किसी ने कॉन्सेप्ट दिया था, तो दैट इज बफन। कॉमेट हाइपोथेसिस, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने वाले जो भाई साहब थे वो थे बफन। गेटिंग द पॉइंट्स? चलिए ये याद रखना, हटन का रिलेशन है प्लेयर के साथ, और फिर आगे लेयल, क्योंकि ये अगर कहानी ठीक है स्टार्ट होती है आई थिंक सो 1800 कुछ में, और ये 1800 आई मीन ये 1903 की बात है या 1930 के आसपास की कहानी है ये वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है the approach that some of the geographical facts according to Ritter cannot be explained scientifically is term। देखो भाई सीधी सी बात है, जब कभी कार्ल रिटर की बात होगी तो वैन हम्बोल्ट का भी जिक्र होगा, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर, ये दो कंसेप्ट याद रख लेना। देखो जी, कार्ल रिटर ने कहा था कि कोई भी साइंटिफिकली, देखो एक धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था ये, और जर्मन था, धर्म में विश्वास रखने वाला था। ज्योग्राफी को इन्होंने अपनी लाइब्रेरी में ही जो पढ़ा है, बुक्स के थ्रू पढ़ा है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे सवालों के जवाब जो इन्होंने दिए हैं वो ऐसे रिलीजियस बेस के आधार पे भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि अगर कोई चीजें समझ ना आए तो वो टेलीलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? टेलीलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कार्ल रिटर को फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीजनल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और इसके अलावा अर्ड कुंडे, लैंडर कुंडे जैसे वर्ड का इन्होंने यूज किया है, और इसके अलावा यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे जो टर्म्स हैं वो इन्होंने कोइन किए हैं। तो कार्ल रिटर का योगदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका समय भी आपको याद रखना है, समय भी इनको याद रखना है। ये है इनका समय, यानी कि जन्म और मृत्यु। और हम्बोल्ट का भी याद रख लेंगे तो बड़ा आसान होगा। ठीक है, ये हम्बोल्ट का है, यानी कि ये एक ही वर्ष में दोनों दुनिया छोड़कर गए थे, लेकिन अपने जीवन काल में कभी एक दूसरे से ये मिले नहीं थे। हम्बोल्ट के बारे में कहा जाता है ही वाज मोर साइंटिफिक पर्सन, एक्सप्लोर करता था चीजों को, साइंस में विश्वास रखता था। दैट वाज द रीजन परमाफ्रॉस्ट, पनामा, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी
और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी जैसे नामों से इसको नवाजा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18, द पायनियर स्टेटमेंट ऑफ द स्कोप एंड मेथड ऑफ, ठीक है, मॉडर्न ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू हार्टसॉन सेट अप द डायरेक्शन ऑफ अ ज्योग्राफिक थॉट फॉर फ्यूचर। देखो सीधी सी बात है, हार्टसॉन मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी इज गिवन बाय द हार्टसॉन, ये दुनिया ने माना है। और इनका नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो है, इनकी दो फेमस बुक है हार्टसॉन की, वो है। हार्टसॉन का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था कि रिचटोफन एक ऐसे ज्योग्राफर हैं जिन्हें भविष्य में बहुत ज्यादा, ठीक है, याद किया जाएगा ज्योग्राफिकल थॉट की वजह से। तो ही वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ रिचटोफन, और रिचटोफन का जो काम था वो ज्योग्राफी ऑफ चीन पर बहुत ज्यादा था। किसमें था? ज्योग्राफी ऑफ चाइना, ठीक है, इन पर बड़ा तगड़ा काम था। तो रेडजल जो हार्टसॉन जो थे वो रिचटोफन के बड़े फैन थे। ये है रेडजल भाई साहब। रेडजल के बारे में कहा जाता है ही वाज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिटरमिनिज्म में, ठीक है, कि सारी एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है, ये बेसिक सा है। ब्लाश के बारे में कहा जाता है ही वाज अ फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म, यानी कि फादर भी कह सकते हैं या फाउंडर भी कह सकते हैं कि पॉसिबिलिज्म का बहुत बड़ा समर्थक था, फ्रॉम फ्रांस, एंड ही इज ए फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन फ्रांस। ये भी आपको याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19, हु अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर एम्फसाइज द प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और हर साल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यान से देखना। ऐसा कौन सा ज्योग्राफर है जिसने कहा था कि ह्यूमन लाइफ में क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है? दैट इज कॉल्ड हंटिंगटन। क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन, पल्स ऑफ एशिया, बहुत बड़े बड़े काम इनके नाम है, ठीक है। तो ये हंटिंगटन भाई साहब हैं। कौन है? हंटिंगटन है। जेफरसन के साथ में ले लीजिए, जेफरसन के बारे में कहा जाता है लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी, इन्होंने दिया था क्या? लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी। पैट्रिक गिडिस के बारे में एक पॉइंट बता दूं, जो कनर्वेशन हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कनर्वेशन, दैट टर्म वाज गिवन बाय द पैट्रिक गेडिस इन इंग्लैंड। यहां पर एवोल्यूशन ऑफ सिटीज जो कि इनकी फेमस बुक है, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है, और मेरा तो पीएचडी ही मेरा कनर्वेशन पर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हु इज यूजुअली गिवन द क्रेडिट establishing the validity of an idea that there was an ice age during which ice sheets covered much of northern Europe। देखो भी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यूरोप के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस बात के प्रमाण दिए थे कि यूरोप में 4 मेजर आइस एज थे, और इन आइस एज में यूरोप कवर था फुल ऑन आइस शीट से। दैट वाज लुइस अगाजीज। क्या था? लुइस अगाजीज था। और इन्होंने बड़े फेमस दिए थे, गुंज, मिंडल, रिस, वोम। ध्यान से देखना, गुंज, मिर्डल, रिस और वोम, ये 4 इंपॉर्टेंट आइस एज थे जो लुइस अगाजीज ने बताए थे। क्या था? लुइस अगाजीज ने बताए थे। गेटिंग माय पॉइंट्स? चलिए बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए, बाकी पूरी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक चैनल को, फेसबुक पेज को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी सारी वीडियोस को, कंप्लीट वीडियोस को देखने के लिए हमारे नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन है उस पर जाइए, पढ़िए, और कोर्स को आप खरीद सकते हैं। बहुत सस्ते में कोर्स आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं उनको और भी ये सस्ते में कोर्स मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी के क्वेश्चंस आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जुड़ने के लिए धन्यवाद।